नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर के अमजो गांव में बना आधुनिक विज्ञान केंद्र, छात्रों को मिलेगी प्रायोगिक शिक्षा। झारखंड के 18 जिलों में मौसम का अलर्ट, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। तेल संकट के बीच पीएम मोदी की अपील, पेट्रोल डीजल बचाने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह। हंता वायरस संकट के बीच राहत, क्रूज शिप से 2 भारतीय सुरक्षित भेजे गए नीदरलैंड। झालमुड़ी बना ब्रांड, पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद भाजपा ने आम लोगों को खिलाया झालमुड़ी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर की करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में स्कूली शिक्षा को आधुनिक और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दरअसल देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत अमजो गांव में अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विज्ञान केंद्र का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें प्रयोग आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस विज्ञान केंद्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़े कई आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं, जहां छात्र केवल किताबों तक सीमित न रहकर विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के प्रयोग को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। केंद्र में लैब आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने का अवसर मिलेगा। झारखंड को खनन क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने के कारण विज्ञान केंद्र में माइनिंग इंजीनियर से जुड़ी उपकरण भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मिसाइल तकनीक और न्यूक्लियर साइंस जैसे विषयों की भी प्रारंभिक प्रायोगिक जानकारी छात्रों को दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जुड़ने का नया अवसर मिलेगा। में इस तरह के जो साइंस सेंटर बन रहे हैं, इससे कितना आप लोगों को राहत होगी और आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोग को राहत अच्छा से होगा। आमदनी बढ़ेगी आप लोगों की? हाँ, उम्मीद तो है। इस इलाके का पहले से अच्छा भी है। पहले बहुत खराब स्थिति था। हाँ, इसी तरह, लेकिन अभी फिर अच्छा होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम कोलम जो रहा है, ये क्या है और किस तरह से लोगों को, बच्चों को यहाँ ज्ञान मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे स्कूल है। आप लोग पता होगा कि हर स्कूल में इतना प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हर जगह पे, हर जिले में मतलब साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। साइंस सिटी, साइंस सेंटर। इससे क्या होगा कि यहाँ के बच्चे, आसपास के जितना भी स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके आसानी से देख रहे हैं, समझेंगे। क्या तो उन लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सब बता देते कि ये चीज़ होता है, लेकिन वो चीज़ देख नहीं पाते बच्चे लोग, समझ नहीं पाते उनको अच्छा से। तो यहाँ आएंगे तो उसको देखेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, और उससे ये सब देख के मतलब अच्छा अपने से जब देखेंगे ये सब चीज़ों को, तो वो अपने से ज़्यादा समझ पाएंगे और उससे सीख मिलेगा उसको, उसके कुछ आगे वो भी कर सकते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। देवघर के बाद बात करेंगे हम मौसम की। आपको बता दें कि इन दिनों मौसम का जो है लुक्का छुपी का खेल जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में तेज बारिश के साथ कहीं ना कहीं ओलावृष्टि का जो है अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि रांची, संथाल परगना और कोल्हान प्रखंड समेत कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। दोपहर के बाद से आसमान में बादल छाना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद तेज गरजना के साथ बारिश होने और कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की संभावनाएं हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने और खुले मैदान
पेड़ तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण कमजोर मकानों, पेड़ों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को भी फसलों और सब्जियों की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी चेतावनी जारी करती रहेगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचत करने की अपील की है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह पेट्रोल और डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करे और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा। ऐसे में ईंधन की खपत कम करना न सिर्फ आर्थिक रूप से जरूरी है बल्कि यह देश हित में भी एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बनाने की अपील की है। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिए गए हैं कि यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो तेल आयात पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई और परिवहन लागत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार ऊर्जा बचत को लेकर जन जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी में। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ अपील की है। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूरोप में हंता वायरस के बढ़ते खतरे के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल हंता वायरस से प्रभावित एक क्रूज शिप पर मौजूद 2 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर नीदरलैंड भेज दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में दोनों यात्रियों को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि क्रूज शिप पर कई यात्रियों में संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद जहाज पर स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति बन गई। एहतियातन के तौर पर संक्रमित और संदिग्ध यात्रियों को अलग रखा गया। भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से दोनों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। विशेषज्ञों के अनुसार हंता वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और उनके मलमूत्र के संपर्क में आने से फैलता है। इस वायरस से तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़े से जुड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। फिलहाल दोनों भारतीयों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य एजेंसियां जहाज पर मौजूद अन्य यात्रियों की भी जांच कर रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। रुक करेंगे हजारीबाग का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार गठन के बाद हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के ऐतिहासिक मटवारी मैदान में आम लोगों को झालमुड़ी खिलाकर शुभकामनाएं और बधाई दी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक चुनावी रैली के दौरान झालमुड़ी खाई थी, जिसके बाद यह पारंपरिक स्ट्रीट फूड अब एक नेशनल ट्रेंड बन गया है। यही कारण है कि पार्टी मिठाई की जगह झालमुड़ी खाकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही है। आज हम लोग इस ऐतिहासिक गांधी मैदान हजारीबाग में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों लोग एक साथ मिल करके हम लोग आज बंगाल में जो सरकार बनी है उसकी खुशी का इजहार झालमुड़ी खा करके हम लोग एक साथ कर रहे हैं। इसलिए हजारीबाग से सहित पूरे हम देश की जनता को, देश के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि जो बरसों आज़ादी के बाद
जो सीपीएम के कांग्रेस की सरकार रही और 34 वर्षों तक वामपंथियों की सरकार रही, और इधर 15 वर्षों जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो अव्यवस्था जो हो गई थी, जो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मतलब कि हत्या कर दी गई, और वहाँ कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं था। और जो बंगाल में जो केंद्र सरकार की जो मदद मिलती थी, एक पैसा भी बंगाल में वो खर्च महात्मा बनर्जी नहीं करने का काम किया। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है और हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है। इसी की खुशी में आज हम लोग सभी प्रबुद्ध नागरिक गांधी मैदान में जमा होकर झालमुड़ी का वितरण कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर। हजारीबाग के बाद रुख करेंगे धनबाद का, जहां जिला परिषद की विशेष बैठक में कांग्रेस भवन को लेकर प्रस्ताव आने पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सह जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला परिषद की संपत्तियों को राजनीतिक दबाव में लीज पर देने की कोशिश गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भवन, ईटक भवन समेत कई भवन जिला परिषद की जमीन पर बने हैं और इस मामले में कोर्ट भी कई बार दावों को खारिज कर चुका है। इसके बावजूद इस मुद्दे को बैठक के एजेंडे में शामिल करना नियम संगत नहीं है। सुभाष रवानी ने कहा कि जिला परिषद की संपत्तियों की रक्षा करना बोर्ड और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके उलट अवैध कब्जे को वैधता देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल भवन बनाना चाहता है तो नियम के तहत जमीन खरीद कर निर्माण करे, ना कि सरकारी जमीन पर कब्जा करे। वहीं बैठक के दौरान कुछ जिला परिषद सदस्यों द्वारा उन पर दूसरे क्षेत्रों में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया गया। इस पर सुभाष रवानी ने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि भी है और सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी धनबाद, सिंदरी, नीरसा और झरिया जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। सुभाष रवानी ने आगे कहा कि वर्षों से जिला परिषद की जमीन पर कब्जा रहने के कारण परिषद को भारी राजस्व का नुकसान हुआ। जनता चाहती है कि जिला परिषद की संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जनहित में उनका उपयोग हो। कि कल एक विशेष बैठक रखी गई थी जिला परिषद बोर्ड के द्वारा और सबसे चिंता का विषय यह है कि माननीय अध्यक्ष जिला परिषद शारदा सिंह के द्वारा एक 10 नंबर एजेंडा में कांग्रेस भवन पर विचार विमर्श के लेके पॉइंट रखा गया था। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कि कांग्रेस भवन ऑलरेडी कांग्रेस भवन के पास जमीन आवंटन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस को इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस अतिक्रमण मामले में भी हार चुकी है। राज्य सरकार भी 3 बार कांग्रेस के आवंटन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर चुकी है। उसके बावजूद भी अध्यक्ष के द्वारा एजेंडा में लाना ये साफ दर्शाता है कि जिला परिषद को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, चूंकि जिला परिषद का सदस्य के रूप में माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा जानना और कहना है कि अवैध आवंटन से संबंधित एसीबी से भी निलंबित है। अभी अब तक एसीबी की ओर से किसी प्रकार का एनओसी प्राप्त नहीं है। उसके बावजूद भी एनओसी प्राप्त अभी तक। अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि बीसीसीएल एरिया 3 के अंतर्गत आने वाले हाट पैच इलाके में अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ सीआईएसएफ ने कड़ा शिकंजा कसा। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी ने कोयला माफियाओं के सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया। बता दें कि सीआईएसएफ को पुख्ता जानकारी मिली थी कि हाट पेच में सुनसान इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का भंडार किया गया, जिसे चोरी छिपे खपाने की तैयारी थी। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके की घेराबंदी की और छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान टीम ने
मौके से भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी स्थल से 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं, जिनका उपयोग संभवतः कोयले की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद से अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल जब्त की गई मोटरसाइकिलों के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जो इस अवैध धंधे को संचालित कर रहे थे। धनबाद के बाद एक बार फिर रुख हजारीबाग का ही करेंगे। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में तरबूज लोगों को ठंडक और राहत देने के साथ साथ किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया भी बन जाती है। जी हां, हजारीबाग जिले के कटंगमंगदाग प्रखंड के सुल्ताना गांव के किसान संतोष कुमार तरबूज की उन्नत खेती कर बेहतर आमदनी हासिल कर रहे। पहले हजारीबाग के बाजारों में बाहर से तरबूज मंगाए जाते थे, लेकिन अब यहां के किसान आधुनिक खेती तकनीकों और मेहनत के दम पर बड़े पैमाने पर तरबूज का उत्पादन कर रहे हैं। संतोष कुमार कई एकड़ जमीन में तरबूज की खेती कर सीधे स्थानीय बाजार में इसकी बिक्री कर रहे। किसान संतोष कुमार का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से तरबूज की खेती कर रहे। खेती के साथ उन्होंने जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी ध्यान दिया, जिससे इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। बाजार में तरबूज की कीमत भी ठीक मिल रही है। बढ़ती गर्मी के साथ तरबूज की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। मिठास ज़्यादा होता है, इसका फलन ज़्यादा होता है और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में इसका सेल बहुत बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है, हम किसानों के हित के लिए यह वैरायटी, ये मीडियम साइज का जो आइस बॉक्स आया है, इससे क्या है कि हर गाहकी बाज़ार में हर कस्टमर जो है झोला में इसको लेकर के आराम से 1-2 जा सकता है। तो ये आइस बॉक्स वैरायटी है और बड़ा वाला वैरायटी बंद हो चुका है और यही वैरायटी अभी हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कब से कर रहे हैं इसकी खेती आप? आज मैं तरबूज खेती लगभग 4 साल से कर रहा हूँ। इसी प्रजाति की आइस बॉक्स पहले करता था, बड़ा वाला जो चितकबरा, आज के दौर में कोई नहीं लेगा उसको, क्योंकि बड़ा साइज होता है और वो चितकबरा होता है। लेकिन यही वैरायटी आज के दौर में हर जगह देखने को मिलेगा और ये एक अच्छा किस्म है। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।